Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about fundamentals of partnership and this is the starting point of partnership. तो पार्टनरशिप स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर होता है। तो आज हम फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। हियर यू कैन से we will be starting with the definition of partnership. फंडामेंटल्स में आपके पार्टनरशिप का डेफिनेशन फर्स्ट आता है। दैट इज पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 as follows. तो 1932 सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप को क्या डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है? तो दैट इज पार्टनरशिप is the relation between partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. यानी जो पार्टनरशिप का बिजनेस सारे पार्टनर मिलके कर सकते हैं और उनके बीच में सारे इसको मैनेज कर सकते हैं, सारे कैरियर कर सकते हैं या उनके बीच में कोई एक बिजनेस को कैरियर करे। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और उसमें जो प्रॉफिट होगा, ये पर्पस ऑफ अ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो पे करेंगे। देन इसमें तीन कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट होता है पार्टनर्स। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। पार्टनरशिप में जो आपके पार्टनर होते हैं तो उनको इंडिविजुअली हर एक को पार्टनर बोलते हैं और सारे को कलेक्टिवली पार्टनरशिप बोलते हैं। देन फार्म, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फार्म। अगर चार पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं तो वो चारों को फार्म बोलते हैं। हर एक पार्टनर को, हर एक पर्सन को फार्म के पार्टनर्स बोलते हैं। देन थर्ड में आता है फार्म नेम। द नेम अंडर व्हिच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फार्म नेम। तो फार्म नेम होता है ये तीनों पार्टनर को, अगर चारों पार्टनर को मिलके जो नाम के अंडर बिजनेस करते हैं, जैसे राम एंड कंपनी, तो दैट इज ए पार्टनरशिप फार्म। इसमें 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 10 पार्टनर है। पार्टनरशिप मोर देन 1 पर्सन से होता है। 2 पर्सन से पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। तो वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। देन कम्स योर नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स सिंस फार्म्स डेट आर पेएबल फ्रॉम पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ द फार्म इज अनएबल टू रीपे इट्स लायबिलिटीज। अगर फार्म अपने उधारी चुका नहीं सकता है, फार्म मीन्स कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स मिलकर अगर अपने उधारी नहीं रीपे कर सकते हैं तो पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स, अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर फार्म के उधारी को चुकाना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप पार्टनर के साथ मिलकर एक एंटिटी बना होता है जो कि अगर फार्म पे नहीं कर पा रहा है तो पार्टनर्स मिलकर पे करेंगे। द नेक्स्ट वन इज बट पार्टनरशिप फार्म एंड पार्टनर्स आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम हिसाब किताब में देखेंगे, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, जो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, उसमें पार्टनरशिप फार्म का 2 सेपरेटली, पार्टनरशिप फार्म और पार्टनर्स। जैसे मैं पार्टनर हूं, हम चारों मिलकर पार्टनरशिप करे हुए हैं। जैसे मैं एक पार्टनर हूं तो मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूं और फार्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फार्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्म। तो हर पार्टनर का जो फार्म के साथ बिजनेस होता है, पार्टनर पैसे कैपिटल इन्वेस्ट करता है और ड्राइंग्स करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, तो पार्टनर को कभी कभी सैलरी मिलता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, तो लाइक दिस। तो जो रिकॉर्डिंग जब किया जाता है पार्टनरशिप फार्म की, तो फार्म के बुक में रिकॉर्ड होता है। पार्टनर की बुक में रिकॉर्ड पार्टनर अपने घर में रिकॉर्ड करता होगा, अपने प्राइवेट ऑफिस में रिकॉर्ड करता होगा, बट पार्टनरशिप फार्म के ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं करता। देन कम्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, एकदम से ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है, ओरली, तो वर्ड ऑफ माउथ, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एग्रीड अपना ओरली। ओरली मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेंगे, हम चारों मिलकर पार्टनरशिप कर लेंगे, पैसे आएगा तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक दिस। देन द रिटन एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एग्रीड अपॉन इन राइटिंग। तो उसको लिख के रखते हैं कि टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन डाउन इन एन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो डीड में ही लिखा जाता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक डीड में इसको लिख के रखते हैं, कुछ पेपर्स में उसको लिख के रखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसको स्टाम्प पेपर में होता है और वो साइन होता है। अगर स्टाम्प पेपर में नहीं भी हो तो उसके अंदर वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो करना होता है वो करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, 2 or more persons। तो मिनिमम देयर शुड बी 2 persons and they must be competent to conduct। मतलब 2 आदमी मिनिमम पार्टनरशिप में चाहिए, एक बंदा पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, इट शुड बी मोर देन 1, 2 or more persons। और वो जो पार्टनर होंगे दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपके नॉर्मली स्कूल के एग्जाम में और आपके सीयूईटी के एग्जाम में और आपके सीपीटी और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सीए वगैरह का, तो उसमें आ सकता है, इसको याद रखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग कैन डू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, अगर 10 पार्टनर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसको साइन करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये लोग ना इस टाइप के लोग होना होता है। तो ये लोग ये 2 टाइप के लोग ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल आदमी जिसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, आई मीन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और सेकेंड होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ डिस्क्वालिफाई कर रखा है, कोई कोर्ट के केस चल रहा है, उसने कुछ फ्रॉड कर रखा है, तो कोई कोर्ट उसको बोला है कि ये बंदे बिजनेस नहीं कर सकता। इसका अलावा एक तीसरे टाइप का होता है माइनर एज ए पार्टनर। ए माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ए पार्टनर इन द फार्म बट ओनली इन प्रॉफिट्स। माइनर, इसको ध्यान से याद करना है आपको, ये आसर्सन रीजन में आ सकता है। एक होता क्या है ना, एक माइनर पर्सन जो मतलब इंडियन जो सिविल लॉ के हिसाब से एक माइनर पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बट पार्टनर बन सकता है, बट खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा। ही इज नॉट अ बैड बाय लॉ कि वो पार्टनर बन सकता है, बनेगा पार्टनर बट प्रॉफिट में बनेगा। ही कैन बी एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म बट ओनली इन प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म एंड नॉट इन लॉसेस। लॉस का हिस्सा नहीं बनेगा, जब बिजनेस का लॉस हो जाए ही विल नॉट बी पार्टी टू द लॉस। A minor partner should accept or refuse the partnership in firm within 6 months and becoming major. अगर minor decision or that is attaining 18 years of age, if that partner does not so decide, then that partner becomes liable for all the actions since becoming a partner. इसका मतलब ये हुआ, जब पार्टनर को 18 साल हो जाएगा, 18 साल के बाद 18 साल होने से 6 महीने के अंदर तो वो एक्सेप्ट कर सकता है पार्टनरशिप एज ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर और रिफ्यूज कर सकता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पार्टनर बना रहूंगा फार्म में, तो जो लॉस होता है फार्म का, जो बिजनेस का जो फार्म का जो लॉस होता है, लायबिलिटी होता है,
प्रॉफिट होता है वो सारे में वो हिस्सेदार रहेगा, सारे लायबिलिटीज पे करेगा। ही हैज टू पे द फार्म्स डेट प्रोपोर्शनेटली और कंप्लीटली एंड ही विल बी ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर। वो 18 साल जिस दिन उसको होगा, 18 साल हमारे इंडिया में मेजर बनने के लिए एज होता है। तो जब 18 साल हो गया, 18 साल के बाद वो 6 मंथ्स के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। तो ये पार्टनरशिप का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में भी आपको लेकर जाऊंगा। विल सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, दिस इज वन अनदर कांसेप्ट, इसको भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। आपको बार बार बताया कि ये आपके CUET और बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको और आपके स्कूल एग्जाम में और एंट्रेंस वगैरह के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो आपको बता दिया कि 2 या ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं, बट मैक्सिमम कितने ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, एक फार्म में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कितना होना चाहिए। तो सी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 does not prescribe the maximum number of partners in your firm। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। तो दैट इज कितने पार्टनर्स मैक्सिमम में बताता नहीं है, तो कौन सा एक्ट बताता है, याद करो, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowers the central government to prescribe the number of partners in your firm subject to maximum of 100 persons। मैक्सिमम 100 लोगों का पार्टनरशिप बनना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला हुआ है कि पार्लियामेंट के आपकी आप मैक्सिमम 100 पार्टनर तक पार्टनरशिप फार्म में रेस्ट्रिक्ट करके लॉ निकालो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने क्या करा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन योर फार्म टू बी 50 मैक्सिमम पार्टनर बना सकते हैं पार्टनरशिप में। 100 तक तो लॉ लिमिट करता है, तो बट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और गवर्नमेंट ने बताया कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे। वाइड रूल 10, इसको याद रखो, वाइड रूल 10 ये आएगा आपके 1 मार्कर। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, इसको 2013 में इन्होंने एक्ट निकाला, 2014 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बता दिया कि इतना मैक्सिमम होगा। Then comes the agreement। एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप comes into existence by agreement either oral or written। जो पार्टनरशिप फार्म हमारा होता है, that comes into an agreement, comes by an agreement। अगर एग्रीमेंट होगा either oral or written, तो तभी पार्टनरशिप फार्म एग्जिस्टेंस में आएगा एग्रीमेंट के लिए। ये होता है फर्स्ट पार्ट। Then agreement, second part is the agreement is the basis of a relationship among partners, who is maybe for a particular venture, यानी कोई पर्टिकुलर काम के लिए हम 6 लोग मिलके एक ओवरब्रिज बनाएंगे एक नदी के ऊपर, दैट इज ए वेंचर। वो वेंचर कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ए वेंचर, फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर पर्पस। देन पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, हम 1 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे। विल बी बाइंग और विल बी बाइंग सम, मतलब सम इंडियन बनानास एंड एक्सपोर्टिंग इट टू यूएस। हम इंडिया में कुछ फ्रूट्स खरीदेंगे और यूएस एक्सपोर्ट करेंगे 1 साल तक। तो जनवरी 1 को स्टार्ट करा, दिसंबर 31 को खत्म करेगा, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। और थर्ड होता है पार्टनरशिप ऑफ विल, मर्जी में। अभी पार्टनरशिप शुरू कर दिया, जब मन करा तब बंद कर देंगे। तो दैट इज 3 टाइप। एक होता है पार्टनरशिप फॉर ए वेंचर, पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड पार्टनरशिप ऑफ विल। द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट वन इज द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये जो हमारे बीच में, जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड।
देन बिजनेस होता है ए पार्टनरशिप कैन बी एस्टेब्लिश फॉर बिजनेस ओनली। पार्टनरशिप जो करते हैं ना, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि खाली बिजनेस करने के लिए कर सकते हैं। कोई फुटबॉल एसोसिएशन बनाया, वो एक एनजीओ हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। खाली बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप बना सकते हैं। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ए बिजनेस ओनली, टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी बियर करेंगे, और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट होगा तो शेयर करके ले जाएंगे, लॉसेस होगा तो बियर करेंगे। देन फिफ्थ वन, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, और इनके बाद बीच में कोई एक आके बिजनेस संभाल सकता है। कोई एक कर सकता है, या सारे कर सकते हैं, या 3 पार्टनर कर सकते हैं, 4 बिजनेस में ना आए वो भी चलेगा। तो सेकेंड पॉइंट इसका है, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, एंड हर पार्टनर सारे पार्टनर के प्रिंसिपल भी है। उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है। As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his acts. एक एजेंट क्या करता है, कुछ भी कर लिया, कहीं से पैसे उधार ले लिया, बाकी पार्टनर पे करेंगे, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है। तो इसीलिए एजेंट के हिसाब से एक पार्टनर बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार ले लिया, और वो पैसे को कहीं इधर उधर करके ही लॉस्ट द मनी, तो उस केस में क्या होगा ना, वो पैसे को ही इज लायबल टू पे बाय हिमसेल्फ। अगर उसने नहीं दे पाया तो बाकी पार्टनर मिलकर उसको पे करेंगे। देन एज ए प्रिंसिपल, लास्ट वन, एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई प्रिंसिपल क्या करता है ना, बाकी पार्टनर्स कुछ भी कर दिए, एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड। तो एजेंट के हिसाब से सारे पार्टनर को वो बाउंड कर सकता है, और प्रिंसिपल के हिसाब से एजेंट कोई भी काम करे वो उसको लायबिलिटी उठाना होता है। Then this is next concept of yours is this one. Rights of a partner. पार्टनर का एक होता है कि राइट क्या होता है। एक बिजनेस में राइट्स ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का हक क्या होता है, मैनेजमेंट। मतलब एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जैसे 4 लोग हैं, तो हर पार्टनर का हक बनता है कि वो बिजनेस को मैनेज करे, बिजनेस के अच्छा बुरा देखें, और बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आज कहीं से गुड्स नहीं आ पाया, ये सब उसको देखें। देन मैनेजमेंट ये हो गया। देन कंसल्टेशन मतलब एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। हर पार्टनर का राइट होता है कि बिजनेस में कोई भी कुछ करे वो दूसरे पार्टनर को कंसल्ट करके करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो एज पर द एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट इज नॉट देयर देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा, यानी लॉस भी बियर करेगा। प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो वो देगा। ही हैज टू बियर द लॉस, ही हैज टू गेट द प्रॉफिट। अभी क्या है ना, अगर रेशियो नहीं लिखा है एग्रीमेंट में तो इक्वल बियर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय देम टू द फार्म एट द एग्रीड परसेंटेज एज पर द एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स फार्म को लोन दिया हुआ है तो उनका राइट बनता है कि वो इंटरेस्ट ले फार्म से एग्रीड रेट में 12%, 18%, 20% जो लिखा है एग्रीमेंट में। अगर एग्रीमेंट है नहीं, इफ एग्रीमेंट इज नॉट देयर देन आर 6% पर annum as per the पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से लिखा है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। इसको याद रखो, 6%। डिसीजन,
every partner has the right to take decision in the interest of the business. बिजनेस का इंटरेस्ट में, बिजनेस का भलाई के लिए हर पार्टनर का एक मतलब राइट होता है. आई एम टीचिंग यू राइट्स ऑफ पार्टनर्स. राइट होता है कि बिजनेस का इंटरेस्ट में, बिजनेस के भलाई के लिए वो डिसीजन दे और वो डिसीजन ले. देन एडमिशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. एवरी पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. नॉट टू अलाउ, इसको याद कर लो. अगर 10 पार्टनर हैं, कोई 11 नंबर पार्टनर को हमने एडमिट करा, डिसाइड करके एडमिट कर लेंगे. हर 10वां पार्टनर अगर ओके करेंगे, कंसेंट देंगे, तब 11th पार्टनर एडमिट होगा. अगर उनके बीच में एक पार्टनर मना कर दिया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा. हर पार्टनर का राइट है, ही में ऑब्जेक्ट और अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देन रिटायरमेंट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस. वो नोटिस देके, एग्रीमेंट में लिखा होगा कितने दिन का नोटिस देना है, नोटिस देके वो रिटायर करेगा कि मैं बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करूंगा, बट आई हैव टू गिव ए नोटिस इन राइटिंग. देन कम्स योर पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड जो डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर के सारे डिटेल्स होता है, बिजनेस का डिटेल्स होता है, उसको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बोलते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट. वन में होता है व्हाट आर द characteristics of a partnership deed. Description of the partners, names, description and address of the partners. पार्टनर के नाम होता है, description होता है और उनका घर का एड्रेस होता है. सेकंड होता है description of the farm, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म. फार्म कहाँ पे, जो आपके पार्टनरशिप फार्म का उसका ऑफिस एड्रेस क्या होगा, कहाँ रहेगा, क्या बिजनेस करेगा. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में कौन सी जगह पे फार्म का मेन बिजनेस रहेगा. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन बिजनेस कहाँ पे होगा, ब्रांच ऑफिस कहाँ पे होगा, लाइक प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस होता है. The nature of business, nature of business that the firms are carrying, जो बिजनेस फार्म करेगा वो कंसल्टेंसी है या प्रोडक्ट सर्विस है या एजेंसी है, वो क्या है उसके बारे में वो बताएगा. Then commencement of partnership, date of commencement of partnership. पार्टनरशिप कौन से दिन से शुरू होगा, बिजनेस कौन सी डेट से स्टार्ट होगा. Then capital contribution, the amount of capital to be contributed by each partner, whether the capital accounts shall be fixed or fluctuating. कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब हर पार्टनर कितना कैपिटल देगा, और कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल अपीयर करेगा. वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मतलब फिक्स्ड में वो कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड रहेगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस का एड्रेस नहीं होगा. वो कैपिटल हर वक्त फिक्स रहेगा जब तक नेक्स्ट अमेंडमेंट नहीं आया. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में विथ एवरी विड्रॉल, विथ प्रॉफिट, विथ लॉस, विथ एनुअल अकाउंट्स, तो वो कैपिटल बढ़ता रहता जाएगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल. मैं इसके बारे में बाद में आपको हर चीज डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा. दैट मे बी फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. देन से 7th होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल. अगर कैपिटल में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, ये कैपिटल में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितने % इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके अंदर मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर जो पैसे ड्रॉ करते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट फार्म लेता है, पार्टनरशिप फार्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है. क्यों ना, पार्टनर ने पैसे विड्रॉ कर रखा है. अगर पार्टनर लेता है उनसे इंटरेस्ट तो उसका परसेंटेज भी मेंशन रहेगा. Then profit sharing ratio, partnership deed में ratio in which profits or losses to be shared by the partners. Partners कौन सी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो मेंशन रहेगा. 4 पार्टनर है, 2:1:1:3 इस रेशियो में करेंगे तो रहेगा. अगर रेशियो नहीं है तो इट इज इक्वल. देन इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय a partner to the firm and interest on loan to partners by the firm.
अगर फार्म ने लोन दिया है पार्टनरशिप फार्म को, तो पार्टनरशिप फार्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा, ये और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होना चाहिए। लास्ट बट द लिस्ट इन दिस पेज इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन इफ एग्रीड टू बी पेड आउट। पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगा, या रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो इसमें मेंशन होगा। देखो दिस वन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा तो दैट विल बी देयर। तो मेरा पेज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बाद, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, तो रेम्यूनरेशन सैलरी वगैरह अगर पे करना है तो उसको वो भी इसमें मेंशन करेगा। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स बाय व्हिच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कौन सी मेथड में गुडविल वैल्यूएशन का, देयर आर सो मेनी मेथड्स। फॉर एग्जांपल इसके आगे वाले चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि हाउ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो उसमें आपको बताऊंगा कि जो आपके गुडविल वैल्यूएशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, कौन से मेथड में गुडविल वैल्यूएशन होगा। Then the next one is valuation of assets. अगर रिटायरमेंट, the manner in which assets of the firm shall be valued at the time of reconstitution. तो रिकंस्टिट्यूशन जो पार्टनरशिप में होता है, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर एडमिट हो गया, कोई रिटायर कर रहा है, तो उस टाइम एसेट को कैसे वैल्यूएशन करेंगे, हाउ द एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो अकाउंट्स, ये 13th पॉइंट था, 14th पॉइंट में अकाउंट्स कैसे सेटल होगा। इन द मैटर इन व्हिच अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप शैल बी पेड इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर फार्म में रिटायर कर जाता है या मर जाता है या फार्म डिसॉल्व हो जाता है, तो इस केस में अकाउंट्स कैसे सेटल होगा। Then accounting period, the date on which accounts shall be closed every year, normally 31st March due to filing of income tax return. Accounting period usually 1 साल का होता है, तो इसका डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कोई अकॉर्डिंग टू अपने उस हिसाब से कोई दिवाली से दिवाली करता है, अकाउंट 1 ईयर का हिसाब करता है, कोई जनवरी 1 से दिसंबर 31। बट यूजुअल प्रैक्टिस जो होता है दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, क्योंकि वो 1 साल अकाउंटिंग पीरियड में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो इसीलिए ये होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हर पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर डिफाइंड। हर पार्टनर का राइट क्या है फार्म पे, और वो हर पार्टनर को फार्म के लिए क्या करना है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पूरा क्लियरली लिखा होता है। Then commencement of partnership, date on which commencement of partnership मतलब कौन सी दिन पार्टनरशिप शुरू हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब 18th पॉइंट, the duration of partnership whether it is for a specific period or for a venture at will। मैं 3 चीजें बताया था, एक होता है एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप होता है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ए वेंचर। देन एक ड्यूरेशन के लिए होता है 1 साल 2 साल 4 साल, दैट इज फॉर ए पीरियड। एट विल मतलब कभी भी पार्टनरशिप बना लो, तोड़ो, बंद कर दो। तो तीनों, वो ड्यूरेशन कितने दिनों के लिए पार्टनरशिप रहेगा। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, हाउ द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म विल बी ऑपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर पार्टनर और जॉइंटली बाय ऑल पार्टनर्स। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर सारे बैंक को ऑपरेट करे, साइन करे, चेक रिसीव करे, पैसे जमा करे बैंक में, या सारे पार्टनर मिलकर कॉमनली साइन करे, जॉइंट अकाउंट उसको बोलते हैं। तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग पार्टनर जो करते हैं, पैसे लेते हैं अपने घर का खर्चा के लिए, प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए, उसके ऊपर अगर फार्म इंटरेस्ट चार्ज करता है। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर में व्हेदर द फर्म विल कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर मर जाने के बाद ये बिजनेस चलेगा क्या,
डेथ में पार्टनर मर जाने के बाद अगर बिजनेस चलेगा तो कैसे चलेगा, तो वो उसके हिसाब रखा जाता है कि उसके घर वाले कोई नया पार्टनर बनेंगे या उनका कोई मतलब जो इलीगल हेयर होते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उनको फार्म में एडमिट कर लेंगे और बिजनेस आज यूजुअली चलेगा। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर बीच में लड़ाई होता है तो उसको कैसे सेटल करेंगे। ये प्रोसीजर ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट अमंग द पार्टनर्स, वो कोर्ट में जाएंगे, मीडिएटर बुलाएंगे या कोई रिटायर्ड जज को बुलाएंगे या अपने कोई रिश्तेदार को बुलाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे एंड दे विल सेटल द थिंग्स। अपने बीच में जो लड़ाइयाँ चल रहा है उसको वो बंद कर लेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर का राइट होता है, लिखा होता है, उसका ड्यूटीज और उसका उधार कितने होगा, whether it is a limited liability partnership या unlimited liability partnership, ये सब लिखा हुआ है। Disputes arising between, second होता है disputes arising between the partners are resolved on the basis of partnership deed। अगर partnership deed हो तो it is easy कि partnership deed में जो लिखा होगा उस बेसिस पे पार्टनरशिप के जो लड़ाइयाँ वो रिजॉल्व हो जाएगा। Then third, in the absence of partnership deed, the provisions of partnership act 1932 will apply। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स अप्लाई होगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इसके बेसिस पे पूरा पढ़ाई होता है। देन प्रोविजंस अफेक्टिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड किसी फार्म में नहीं है तो क्या प्रोविजन होता है। इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 प्रोविजन को आपको रट के याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फर्स्ट होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ यू डोंट हैव ए पार्टनरशिप डीड और हम लोग पार्टनर हैं एंड वी डोंट हैव ए पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग, ओरली हमने पार्टनरशिप करा था इन फेयर वेदर डेज, अच्छी दिनों में पार्टनरशिप करा था, अभी आपस में लड़ाइयाँ चल रहा है तो क्या होगा ना। 1 इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर फार्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एट 6% पर एनम इवन द फार्म इनकम लॉस। चाहे फार्म प्रॉफिट करे चाहे फार्म लॉस करे, 6% इंटरेस्ट प्रॉफिट से काटा जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रखा है, 6% इंटरेस्ट चार्ज करके लोन के ऊपर वो लॉस को बढ़ा दिया जाएगा, यानी पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा whenever there is no partnership deed, और इंटरेस्ट और पार्टनर ने लोन दिया है फार्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैपिटल पे पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देन थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। कितने पैसे उसने ड्रा कर रखा है उससे इंटरेस्ट फार्म नहीं लेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इट इज इक्वल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर के बीच में प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा। देन फिफ्थ वन, रेम्युनरेशन और कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी टू पार्टनर, कमीशन पार्टनर ने कुछ सेपरेटली काम किया उसको कमीशन नहीं मिलेगा। देन सिक्स्थ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हर पार्टनर जब तक राजी नहीं हो जाते तब पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। दैट इज ऑल। और उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है कि देयर आर 14 पार्टनर्स, अगर 6 पार्टनर राजी हो जाते हैं तो नया पार्टनर आ जाएगा, तो 6 पार्टनर राजी हो गए तो नया पार्टनर ले लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी एक पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है तो एक पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। देन
देन इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये है आपके लास्ट कॉन्सेप्ट। इसमें आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस क्या कहता है। इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो 1932 का मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इसका इंपोर्टेंट प्रोविजंस बताऊंगा। इसमें क्या होगा ना, अगर ये पार्टनरशिप एक्ट की इंपोर्टेंट प्रोविजंस क्या होता है, जो कि बच्चों को थ्योरी में, सीयूईटी का एग्जाम में, एंट्रेंस में और 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अब जब स्कूल में या घर पे कुछ पढ़ते हो, बुक से डायरेक्ट पढ़ के आप इसको याद कर सकते हो, या मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन सुन के भी याद कर सकते हो। तो इसमें इंपोर्टेंट प्रोविजन क्या है। 1, इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है हर पार्टनर का राइट क्या है, उसका ड्यूटी क्या है और उसका उधारी क्या है। देन डिस्पोज बिटवीन द पार्टनर्स रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है अगर पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिफिकल्टीज हो गया, लड़ाइयां हो गया, अकाउंट सेटल नहीं हो पा रहे, ये पार्टनर सब मिलके क्या करेंगे ना, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देंगे। थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट का इंपॉर्टेंस होता है कि इसका जो अकाउंट सेटलमेंट होगा ना, ये 1932 का लॉ अप्लाई होगा अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब चीजें में क्या होगा। 1, एडमिशन ऑफ ए माइनर पार्टनर, सेक्शन 30 याद रखो। If all the partners agree, then a minor may be admitted to the for the benefit of partnership. पार्टनरशिप के फायदा के लिए अगर सारे पार्टनर्स राजी होंगे तो एक माइनर को एडमिट कर लेंगे। 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 1 साल के माइनर एडमिट हो जाएगा। 18 साल हो गए तो इज मेजर। देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, याद रखो सेक्शन 31 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 30, 31, 32, 69, 35 पूरा ध्यान से याद करना पड़ेगा। A new partner may be admitted either with the consent of all the existing partners or in accordance with an agreement among the partners. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि 6 पार्टनर राजी होंगे 25 पार्टनर से, तो एक नया पार्टनर आ जाएगा तब एडमिट होगा। नहीं तो अगर लिखा नहीं है तो ये एक्ट होता है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मेजर पार्ट है। कोई भी एक पार्टनर अगर मना कर देगा कि नया पार्टनर नहीं एडमिट होगा तो नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट, दिस इज सेक्शन 32। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेक्शन 32। ए पार्टनर में रिटायर either with the consent of all the existing partners or in accordance with the agreement among the partners। पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उसी हिसाब से रिटायर करेगा, तो सारे पार्टनर राजी होंगे तो एक पार्टनर रिटायर करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्म, पार्टनरशिप फार्म का रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। सेक्शन 69 बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एक पार्टनरशिप फार्म रजिस्टर करवाए तो चलेगा, नॉन रजिस्टर करके चलाओ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं, वो कंपल्सरी नहीं करता। देन 5, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जबरदस्ती, सेक्शन 35 जबरदस्ती बिजनेस फार्म को बंद कर देना कैसे होगा। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a farm is dissolved on the death of a partner। कोई भी पार्टनर अगर मर गया, पार्टनरशिप में कोई मर गया, 2 मर गया या 1 मर गया, तो तुरंत पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 35 होता है पार्टनरशिप एक्ट के। देन लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स का उधारी क्या है। If a partner carries on a business in competition with the firm without the consent of other partners and earn profit from it, the profit earned by such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone।
ये मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा। अगर कोई पार्टनरशिप फार्म जो बिजनेस गारमेंट का बिजनेस कर रहा है फार्म, और एक पार्टनर खुद बिजनेस बिना बताए उसी टाइप का गारमेंट बिजनेस खुद कर रहा है, जब पता चला उस बिजनेस में वो जो इंडिविजुअल पार्टनर जो प्रॉफिट कमाया होगा वो फार्म को देगा पक्का। अगर लॉस करा होगा तो फार्म बियर नहीं करेगा, अगर प्रॉफिट करा होगा तो फार्म उससे मिलेगा प्रॉफिट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Second, if a partner asks profit from himself from any transaction of the farm or from the use of farm property or business connection, then the profit so on shall be paid to the farm. अगर कोई भी पार्टनर अपना फार्म के कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट बना लिया अपने लिए, तो वो फार्म को पे करेगा। And this is a must. These are the basics or fundamentals of first class. And thank you for watching and studying from us, Team Educate.